प्रिय विद्यार्थियों, हम अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी अर्थ परिभाषा और अधिनायकवाद की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि अधिनायकवादी व्यवस्था के गुण क्या क्या हैं। मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स। अधिनायकवाद तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार हैं। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो हमें ये ज्ञात होता है कि जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष तथा अभाव था, वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग ऊब गए, वहीं अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। और इनमें इसमें कुछ गुण इस प्रकार से पाए जाते हैं। पहला है कि अधिनायकवादी जो शासन है वह अधिक कुशल और दक्ष होता है ना। कैसे कि अधिनायक तंत्र में शासन कुशलता से होता है। सारी शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं, अपितु निर्णयों का शीघ्रता से क्रियान्वयन भी होता है। दूसरा है द्रुत गति से विकास। अधिनायक तंत्र में देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक ही लक्ष्य होने के कारण आर्थिक साधनों का समुचित विकास एवं उपयोग संभव होता है ना। मतलब सारी जो व्यवस्थाएं एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण उनका आर्थिक साधनों का समुचित रूप से विकास और प्रबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट है संकट काल के लिए उपयुक्त। अधिनायकवादी व्यवस्था संकट काल में सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय एक आदेश, एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्रवाई करना सरल हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायक तंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता अधिक अच्छे से ढंग से प्राप्त की जा सकती है। देशवासी वीर पूजा के आधार पर अधिनायकवाद को ही राष्ट्र का मूर्तिमान रूप मान लेते हैं। अतः अधिनायक तंत्र लोगों में देश प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावनाएं जागृत करता है, जिसे उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। अगला है नेक्स्ट हमारा है विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। तृतीय विश्व के विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील देशों की मुख्य समस्या राजनीतिक अनुशासन का कायम करना है, जिसके लिए अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। हंटिंगटन के शब्दों में विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक सहभाग, शिक्षा आदि में वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संस्थात्मक ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट है बहुमुखी विकास। अधिनायकवाद का गुण है कि अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप के देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना के फलस्वरूप तेजी से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेक उद्योग विकसित हुए और समाज में नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। जैक्सन ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस द वार में लिखा है कि स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चली हैं। अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं, कृषि फली फूली है और श्रम संकट दूर हुए हैं। तो इस प्रकार अधिनायकवादी व्यवस्था के कारण ये गुण जो अधिनायकवाद में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी अधिनायकवाद की उपयोगिता का बखान किया जाता है। किंतु इन गुणों की तुलना में जब हम दोषों की गिनती करते हैं तो इसके दोष हमें अधिक दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो अब हम इसके दोषों पर चर्चा करते हैं। दोष कैसे हैं कि पहला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति एक साधन मात्र बन जाता है और वह राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र समझा जाता है। उसे विचार स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होता, वह मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है और उसकी पहल करने की भावना नष्ट हो जाती है ना। तो इस कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह हनन करता है। नेक्स्ट है कि युद्ध को प्रोत्साहन। अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्व सफलताओं पर निर्भर करता है और जनता के मस्तिष्क को सदैव अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायकवाद युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है ना। कैसे लेता है? जैसे हिटलर ने और मुसोलिनी के जो नारे थे, है ना, कि
पुरुष के जीवन में, हिटलर क्या कहता था, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, इस तरह के जो नारे हैं, वह साम्राज्यवाद और युद्ध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। और वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति के आधार पर यह बात अधिक स्पष्टता पूर्वक समझी जा सकती है। फ्रेडमैन ने विश्व राजनीति की प्रस्तावना में लिखा है कि अब तक का मानव इतिहास इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि मानव जाति के मध्य हुए भीषण युद्ध किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों के द्वारा ही आरंभ किए गए। नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारियों का आश्वासन नहीं, है ना। अधिनायकवाद के अधीन जो अच्छे प्रशासन को एक लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक योग्य अधिनायक का सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है। साधारणतः तो एक अधिनायक की मृत्यु के बाद में अशांति और व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस व्यवस्था में योग्य उत्तराधिकारी के चयन की समस्या या उसका मिल पाना कठिन होता है। नेक्स्ट है शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, और यह तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्ण भ्रष्ट कर देती है ना। जब तक शासक की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होगा तो वह निरंकुश शक्ति जो है वह अपने स्वार्थ में उसका पूर्ति करके और जनता को प्रताड़ित कर सकता है। अधिनायकवाद के द्वारा अत्याचार और अनाचार के मार्ग अपना लिया जाता है। कभी कभी तो ये अत्याचार सीमा अतीत हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें यह जो है अत्याचारों को प्रोत्साहन मिलता है और शासन शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। नेक्स्ट है शक्ति पर आधारित, है ना। अधिनायक तंत्र की आधारशिला व्यक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया जाता है। इसमें हमेशा दमन और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है ना। और अगला है राज्य का स्थायी आधार जनता की मतलब अस्थायी शासन है। अस्थायी शासन क्यों है? क्योंकि राज्य का जो स्थायी आधार है वो जन सहमति है, न कि पार्श्विक बल। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदैव जो है अनिश्चित रहती है। सदा उसे विद्रोह का डर बना रहता है। अचानक मृत्यु होने के बाद उसके विरुद्ध जन विद्रोह होने पर यह करना मुश्किल हो जाता है कि इसका वास्तविक हकदार कौन है। जैसे कि वही उत्तराधिकारियों का अभाव है ना। और इसी तरह जनता की जो सहमति पर आधारित न होने के कारण हमेशा जो है यही भय रहता है कि कब कौन जो है व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर दे और किस तरह से जो है शासन व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिनायकवाद के गुण और दोषों पर चर्चा करी और हमने देखा कि इसके गुणों की तुलना में दोष ही हमें अधिक दिखाई पड़ते हैं, है ना। मूलभूत बातों के आधार पर हम दोनों ही दृष्टिकोणों को देखें तो लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ये दोनों ही भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। किस तरह से है इसे हम बिंदुओं के आधार पर भी समझ सकते हैं। कैसे कि लोकतंत्र का आधार जनसहमति है, अधिनायकवाद का आधार शक्ति है ना। पहला है ना सहमति के आधार पर। दूसरा लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य माना जाता है, अधिनायकवाद में साधन माना जाता है ना। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है और अधिनायकवाद अनुशासन, आज्ञा पालन और दमन पर आधारित है। चौथा, इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और विरोधी दल होते हैं, और जबकि अधिनायकवाद में एक दल का शासन होता है और विरोधी दल का कोई स्थान नहीं होता है। पांचवा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, अधिनायकवाद में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। छठा, लोकतंत्र में प्रचार साधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि जनता को सार्वजनिक विषयों पर समाचार मिलते रहें जिससे वे विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। और अधिनायक तंत्र में प्रचार साधनों का प्रयोग सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं के विचारों के लिए किया जाता है और इसमें स्वतंत्र प्रेस का कोई स्थान नहीं है। यानी जनसंचार के माध्यमों पर रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों पर अधिनायकवाद का जो है पूरा नियंत्रण रहता है और वे हमेशा ही उसकी जो है महिमा का बखान करते रहते हैं, है ना।
सातवां पॉइंट है कि लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी से मतलब है जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और जबकि अधिनायकवाद में जो है उत्तरदायी नहीं होती है। आठवां है लोकतांत्रिक सरकार नमनीय होती है, यानी लचीली होती है, उसे परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, और अधिनायक तंत्र जो है वो अनमनीय होता है। तानाशाही व्यवस्था में शासन के अवसर के अनुकूल बनाने की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र की मूलभूत अवधारणाओं के आधार पर हमने इसको अंतर को समझा कि किस तरह से लोकतंत्र मानव मात्र की स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व पर आधारित है, और अधिनायकवाद जो है वो शोषण, उत्पीड़न के आधार पर शासन सत्ता को हथियाने में विश्वास करता है। तो इस तरह से कई बार ये भी कहा जाता है कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में सामाजिक राजनीतिक विकास, जैसे कई बार आलोचक ये भी कहते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास धीमे होता है ना, जन कल्याण कार्य तेजी से नहीं चल पाते, क्योंकि इस व्यवस्था में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र में न तो राष्ट्रीय एकता होती है और न ही अनुशासन होता है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की आड़ में मनमानी करने लगता है। सरकारें आए दिन बदलती रहती हैं। सरकारों की अस्थिरता के कारण नीति संबंधी जो है अनिश्चितता बनी रहती है। लोकतंत्र में जनता का धन का अपव्यय होता है और प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो हैं वो लोग अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का विकल्प बतलाते हैं, है ना, कि लोकतंत्र में इतनी कमियां हैं इसलिए अधिनायक तंत्र अपना लेना चाहिए। किंतु यथार्थ में अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं व मौलिक अधिकारों की व्यवस्थाएं रहती हैं। अधिनायक तंत्र में न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही व्यवस्था रहती है और न ही समानता के सिद्धांत का ही अनुसरण किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार जन इच्छा के अनुरूप चलती है, जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारिता का शासन होता है। लोकतंत्र जो है वो विकास व सामाजिक कल्याण कार्यक्रम इसमें जन सहमति पर आधारित होते हैं। जब जन सहमति का जो है वो ठोस आधार पर टिका होने के कारण लोकतांत्रिक विकास सही दिशा में होता है, जबकि तानाशाही में कई बार विकास के मार्गों का निर्धारण सही दिशा में नहीं हो पाता। अधिनायक तंत्र में राष्ट्रीय एकता व अनुशासन के ऊपर से आरोपित रहता है, जबकि लोकतंत्र में आत्म अनुशासन की व्यवस्था रहती है ना। लोकतंत्र में नियमों के अनुसार शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में कार्यदक्षता व पहल करने की शक्ति का दमन होता है, और लोकतांत्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार ढाली जा सकती है, जबकि तानाशाही व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं, और लोकतंत्री व्यवस्था में ही जनता को सही रूप में सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार जो है अधिनायक तंत्र किसी भी स्थिति में लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि स्वतंत्र रहना सदैव किसी के अधीन रहने से अच्छा है, इसलिए लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से अच्छा है ना। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि वैधानिक अधिनायकवाद ऊपर से विरोधाभास होते हुए भी वैधानिकता की अंतिम कसौटी है, क्योंकि जो सरकार संकटकालीन अवस्था का ठीक से सामना नहीं कर सकती उसका अंत निश्चित है। अतः आजकल जो सभी संविधानों में अधिनायकवाद के कुछ तत्व विद्यमान रहते हैं। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 तक जो अधिकार प्रदान किए वो संकट काल में तानाशाह बना सकते हैं। वर्तमान में ब्रिटिश कैबिनेट की शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है। रैमजो मोर ने मंत्रिमंडल की तानाशाही की बात कही है ना। लेकिन जो है इसके बावजूद भी यह कहना उचित है कि सभी संस्थानों में अधिनायकवाद के कुछ तत्व हो सकते हैं, लेकिन जो वही शासन श्रेष्ठ है जो स्वतंत्रता, समानता, मानव मात्र के मानवीय मूल्यों पर टिकी हुई हो। तो इस तरह से अधिनायकवाद के स्थान पर हमें लोकतंत्र को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की ही कमियों में सुधार करके उसे और भी अधिक मजबूत बनाने की है। जैसे कि हमने पहले भी लोकतंत्र के जो वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि लोकतंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कि सतत और जागरूक जनता हो, है ना, विरोधी राजनीतिक दल हो, सुदृढ़ विरोधी राजनीतिक दल हो, है ना, जनसंचार के साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं हो, स्वतंत्रता समानता की अवधारणाएं
नागरिकों को मिलनी चाहिए, मूलभूत राजनीतिक स्वतंत्र, सामाजिक आर्थिक समानता प्राप्त हो, तो ये सब बातें अगर रहेंगी तो शासन सत्ता में जन सहभागिता सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र सही मायने में, है ना, लोकतंत्र बनेगा और वो स्थायी भी होगा। तो यही जो है एक सर्वोच्च से अच्छे शासन की कसौटी है। तो आज हम इस वीडियो में अधिनायक से संबंध हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।